आपने रिपोर्ट्स और कई अखबारों में पढ़ लिया होगा कि उत्तराखंड का जोशीमठ टाउन एक गंभीर खतरनाक स्थिति का सामना कर रहा है। इस पूरे क्षेत्र में जो घर मौजूद है उन घरों में बहुत बड़े स्तर पर दरारें देखने को मिल रही हैं। कई क्षेत्र जमीन में धंस रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों की जान माल पर बहुत ज्यादा गंभीर संकट पैदा हो गया है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है शिवप्रिया सिंह और स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे इस नई वीडियो में। निचले हिमालय और मैदानी इलाकों से बर्फीले हिमालय की ओर सदियों से आध्यात्म, दर्शन और सुकून की तलाश में कई पगडंडियां बढ़ती रही हैं। इन्हीं पगडंडियों ने गहरे हिमालय में कई रोमांचक जगहों की तलाश की। ऐसी ही एक पगडंडी उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की ओर भी जाती है, जिसके रास्ते पर तकरीबन आखिरी छोर पर एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है जोशीमठ। धार्मिक किताबों में अगर तलाशेंगे तो जोशीमठ का नाम आपको ज्योतिर्मठ भी मिलेगा। आदि शंकराचार्य के बसाए 4 मठों में से एक जोशीमठ पहुंचने के लिए आप तलहट्टी पर बसे ऋषिकेश से अगर शुरुआत करें तो गंगा नदी के साथ साथ पीली सड़क से होते हुए देवप्रयाग पहुंचेंगे। यहाँ संगम पर भागीरथी का आप साथ छोड़ देंगे और अलकनंदा आपको रुद्रप्रयाग तक ले चलेगी। वहाँ मंदाकिनी नदी से मुलाकात कर आप फिर अलकनंदा के साथ कर्णप्रयाग से होते हुए गोपेश्वर और फिर कुल मिलाकर 250 किलोमीटर की दूरी पार कर जोशीमठ पहुंचेंगे। अब तक आप 6150 फीट की ऊंचाई पर आ चुके हैं। वनस्पति विहीन बर्फीले पहाड़ों को पास से देख सकेंगे। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब का रास्ता यहीं से होकर जाता है। आम दिनों में अगर आप यहाँ हो तो खूबसूरती के साथ साथ रोमांच का एहसास होगा, मगर फिलहाल डर का माहौल है। शहर तबाह होने के कगार पर है। आपने सोशल मीडिया और खबरों में जोशीमठ के बारे में सुना होगा, वहां हो रहे प्रदर्शनों की तस्वीरें भी देखी होंगी। तो आज हम इस वीडियो में इस तबाही को समझने की कोशिश करेंगे। जोशीमठ इस समय में बड़े संकट का सामना कर रहा है। भूखंसाव से लगातार घरों में दरारें पड़ रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये संकट आया कैसे? इस संकट का कारण क्या है? इसके कारणों को समझने की कोशिश करें तो इस संकट के पैदा होने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो है इस क्षेत्र का ज्योग्राफी, इसकी भौगोलिक स्थिति की। दरअसल ये जो पूरा क्षेत्र है, कई रिपोर्ट से हमें पता चला है, वैज्ञानिक अध्ययनों से हमें पता चला है कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये भूस्खलन के मलबे पर मौजूद है। यानी जब ये क्षेत्र गठित नहीं किया गया था, जब स्थापित नहीं हुआ था, जब पूरा शहर नहीं बसाया गया था, तो उससे पहले इस पूरे क्षेत्र में लैंडस्लाइड देखने को मिले थे। बहुत सारे भूस्खलन थे जिसके वजह से यहाँ पर मलबा एकत्रित हुआ और उसी मलबे पर बाद में शहर बसाया गया, जिसको अब हम जोशीमठ के नाम से जानते हैं। तो ये शहर जो है वो भूस्खलन के मलबे पर मौजूद है और भूस्खलन के मलबे पर मौजूद होने की वजह से इस क्षेत्र की जो सहन क्षमता है, जो बियरिंग पावर है, बियरिंग कैपेसिटी है, वो बहुत कम है। यहाँ पर बहुत ज्यादा लोड नहीं दिया जा सकता। लेकिन हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से पूरे क्षेत्र में जो अर्बनाइजेशन है, जो शहरीकरण है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर बहुत सारी विनिर्माण गतिविधियां देखने को मिल रही है, बहुत कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में जनसंख्या भी बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो इसके वजह से लोगों को रहने की जगह भी चाहिए, और जब लोगों को रहने की जगह चाहिए तो पूरे क्षेत्र पर और भी ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। इसके अलावा ये क्षेत्र टूरिस्ट स्पॉट भी है, तो यहाँ पर टूरिस्ट यानी यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। यात्रियों की संख्या होगी तो यात्रियों के लिए होटल्स की ज़रूरत पड़ेगी, यात्रियों के लिए बहुत सारी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन सुविधाओं की वजह से भी यहाँ की ज़मीन को काफ़ी ज़्यादा दबाव सहना पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर सरकार द्वारा पनबिजली परियोजना भी शुरू की गई, जिसमें एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा शुरू की गई। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना बहुत ज्यादा प्रमुख हो जाती है और इस परियोजना के खिलाफ के लोगों द्वारा विरोध भी किया गया। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग भी मौजूद है, नेशनल हाईवे 7 मौजूद है, और पिछले कुछ समय में सरकार द्वारा इस हाईवे के विस्तार के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हेलिंग बाईपास का निर्माण किया जा रहा है।
यानी स्पष्ट तौर पर इस पूरे क्षेत्र पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार द्वारा इस पूरे क्षेत्र को 4 धाम परियोजना का भी हिस्सा बनाया गया। यानी इस पूरी परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य भारत में जो 4 धाम मौजूद हैं उन सभी 4 धाम के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इन 4 तीर्थ स्थलों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल है। तो इन्हीं तमाम परियोजनाओं की वजह से पूरे क्षेत्र में जो मिट्टी है, वो जो सॉइल है, उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है और उसी दबाव की वजह से मिट्टी नीचे धंसती चली जा रही है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। इससे पहले भी साल 1964 में भारत सरकार द्वारा तत्कालीन गढ़वाल के कलेक्टर के अध्यक्षता में, उनका नाम था MCB मिश्रा, उनकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी, जिस समिति में कुल 18 सदस्य शामिल थे, जिनमें ITBP के मेंबर शामिल थे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर शामिल थे। इसके अलावा कई साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के मेंबर को, वैज्ञानिकों को शामिल किया गया था। साथ ही लोकल प्रशासन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके मेंबर्स को भी इस समिति में शामिल किया गया था। तो ये समिति का प्राथमिक कार्य पूरे क्षेत्र का आकलन करना था और ये पूरा क्षेत्र किसी भी दुर्घटना के लिहाज से कितना ज्यादा संवेदनशील है, इस बात का मूल्यांकन करना था। इस समिति ने साल 1976 में अपनी रिपोर्ट्स पेश की और समिति ने रिपोर्ट्स में चौंकाने वाली बात कही थी। समिति ने अपने रिपोर्ट्स में बताया था कि इस पूरे क्षेत्र में हमें प्रकृति और विकास के बीच, यानी नेचर और डेवलपमेंट के बीच काफी ज्यादा असंतुलन देखने को मिल रहा है और ये असंतुलन आगे आने वाले समय में गंभीर रूप धारण कर सकता है। इसके खतरनाक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हमें देखने को भी मिल रहे हैं। इस पूरे समिति ने अपने रिपोर्ट्स में बताया था कि ये जो पूरा शहर है, ये शहर मुख्य तौर पर पर्यावरण की दृष्टि से एक बहुत ही नाजुक क्षेत्र पर बनाया गया है, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में ये पूरा शहर बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा समिति ने अपने रिपोर्ट्स में कहा था कि सिस्मिक गतिविधियों के लिहाजे से, यानी कि जो भूकंपीय गतिविधियां होती हैं, उसके लिहाजे से भी पूरा क्षेत्र जोन 5 में आता है। जोन 5 में आने का क्या मतलब है? तो जोन 5 में आने का मतलब है कि ये जो पूरा क्षेत्र है वो भूकंप के लिहाजे से बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, यानी यहाँ पर भूकंपीय गतिविधियां बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो इस लिहाजे से भी पूरा शहर बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में था। इसके अलावा इस समिति ने यह भी कहा था कि इस पूरे क्षेत्र के संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ पर जो स्थानीय लोग मौजूद हैं, उन्हें जल्द से जल्द जगह खाली कर देनी चाहिए, किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए और इसके अलावा सरकार को यहाँ पर वृक्षारोपण पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह की सिफारिशें इस समिति ने अपने रिपोर्ट्स में पेश की थी, लेकिन उस समय वहाँ के स्थानीय लोगों ने इस समिति के रिपोर्ट्स को मानने से इनकार कर दिया था और अपने घरों को खाली करने से पूरी तरह से मना कर दिया था। इसी के बाद अब हमें मौजूदा समय में इसी के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो कारणों की बात हुई कि ये जो जोशीमठ है वो क्यों धंसता जा रहा है जमीनों में, लेकिन एक सवाल यहाँ पर और उठता है कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की क्या भूमिका हो सकती है? क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका क्या प्रभाव हो सकता है? इसके प्रभावों की बात करें तो हम जानते हैं कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो दुनिया के तमाम अन्य पर्वत श्रृंखलाओं में से सबसे ज्यादा युवा है, यानी इसका जो निर्माण हुआ है वो हाल के वर्षों में हुआ है। लेकिन हाल के वर्षों में 1-2 साल नहीं है, बहुत ज़्यादा साल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये पूरा पर्वत श्रृंखला बहुत ज़्यादा युवा है और युवा होने का मतलब ये है कि पूरी पर्वत श्रृंखला बहुत ज़्यादा नाजुक है और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। और अगर जलवायु और मौसम में थोड़ा भी बदलाव आता है तो इस थोड़े से बदलाव का प्रभाव भी हमें हिमालय पर्वत श्रृंखला पर देखने को मिलता है। और IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने भी अपनी तमाम रिपोर्ट्स में भी इस बात का जिक्र किया है। IPCC ने अपने रिपोर्ट्स में बताया है कि दुनिया भर में विश्व का तापमान लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इस बढ़ते तापमान का सबसे ज्यादा प्रभाव हमें हिमालय क्षेत्र में जो ग्लेशियर मौजूद है, जो बर्फ मौजूद है, उस बर्फ पर देखने को मिल रहा है।
इसके अलावा साल 2021-22 में हमें इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारी चरम मौसमी घटनाएं देखने को मिली। इस पूरे क्षेत्र में हमें बहुत भारी वर्षा देखने को मिली। इसके अलावा लैंडस्लाइड हुआ, हिमस्खलन की घटनाएं भी देखने को मिली इस पूरे क्षेत्र में। तो इस तरह की जो चरम मौसमी घटनाएं हैं वो 2021-22 में रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिली। इसके अलावा इस पूरे इलाके में जो तमाम विकास परियोजनाएं शुरू की गई है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू की गई हैं, इसके अलावा जो आबादी बढ़ रही है, इस बढ़ती आबादी की वजह से यहाँ पर पेड़ों को भी बहुत व्यापक स्तर पर काटा जा रहा है। बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा है। अब जब पेड़ कटे जा रहे हैं तो मृदा अपरदन भी बढ़ रहा है, यानी सॉइल इरोशन भी बढ़ रहा है। सॉइल इरोशन बढ़ने का मतलब है कि मिट्टी की आपस में बंधे रहने की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है, जिस वजह से हमें इस तरह की गंभीर स्थिति देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें कि किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, तो इस संबंध में जो सबसे पहला और इमीडिएट उपाय होगा वो ये होगा कि यहाँ पर जो लोकल लोग मौजूद हैं उन्हें किसी सेफ जगह पर शिफ्ट किया जाए ताकि उन्हें किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं उन प्रोजेक्ट्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। फिलहाल हमें पूरी तरह से रोक लगाने की जरूरत है। इसके अलावा सरकार को यहाँ पर वृक्षारोपण करवाना चाहिए ताकि मिट्टी की जो क्षमता है उसे वापस लाया जा सके और मिट्टी को आपस में एक दूसरे से जोड़ कर रखा जा सके। इसके अलावा ये जो घटना है उसे एक चेतावनी की तरह भी देख सकते हैं कि किस तरह से मानवीय हस्तक्षेप के उसके क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि डेवलपमेंट किसी भी क्षेत्र के लिए जरूरी है, इस क्षेत्र के लिए भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा इस क्षेत्र के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि ये पूरा क्षेत्र भारत चीन सीमा के बहुत ज्यादा करीब है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, ऐसे में हमें एक ऐसी धारणा की जरूरत है जो न केवल विकास को बढ़ावा दे बल्कि उसमें पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाए। यानी हमें विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, पर्यावरण को बचाते हुए विकास की कोशिश करें। हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। अपनों का, अपने पर्यावरण का, अपने देश का खूब ख्याल रखें। नमस्कार।